इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में आप लोगों को स्वागत है। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिनका कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो संप्रभुता का सिद्धांत का वर्णन करना है, तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने का कोशिश कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन चलिए हम लोग देते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग कोड डाल देते हैं, जो एक हॉब्स के जीवन परिचय को बताते हुए एक कोड डाले हैं। चलिए देखिए क्या है कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी लैंग्वेज में जितने भी राजनीतिक दर्शकों को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। मतलब जितने भी विद्वान, जितने भी दार्शनिक आए हैं उनमें से हॉब्स क्या है, महान है। क्या है, महान। ये कौन कहते हैं, सेवाइन एक नाम के विद्वान है, वो बोलते हैं। ठीक है, अब इनका हम लोग देखेंगे जीवन परिचय हॉब्स का। तो चलिए देखते हैं। हॉब्स का जन्म जो होता है वो 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में विल्टरशायर के माम्सबरी नामक स्थान पर हुआ। मतलब विल्टरशायर इंग्लैंड में होता है, तो हॉब्स का जन्म कहाँ था, इंग्लैंड के विल्टरशायर के माम्सबरी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, ठीक है। यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी होता है। मतलब जहाँ जन्म हुआ उनका वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हो जाता है। और 15 वर्ष की आयु से पहले ही वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। मतलब 15 वर्ष आयु से पहले, यानी 15 वर्ष होने से पहले ही यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के पश्चात वह विलियम कैडविसन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी का संरक्षण और अध्यापक हो गए। ठीक है, मतलब विलियम कैडविसन के पुत्र जो थे वो उत्तराधिकारी के संरक्षक और अध्यापक हो जाते हैं। ठीक है, और इस परिवार का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ गया। क्या पड़ जाता है, गहरा प्रभाव पड़ जाता है उत्तराधिकारी बनने के बाद। ठीक है, और इसी परिवार के द्वारा वह बेन जॉनसन, बेकन जैसे शख्सियत से परिचित हुआ। मतलब बेन बेकस नाम की एक शख्सियत से क्या होता है, उसका परिचित होता है, जान पहचान बढ़ता है। और यहाँ उसकी विचारधारा राजतंत्रवादी होती चली गई। इन्हीं के कारण जो हॉब्स का जो विचार था वो राजतंत्रवादी होता चला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हॉब्स कहा करता था कि वह और भाई दोनों जुड़वा पैदा हुआ। मतलब वह, उसका जो भाई था वो दोनों क्या होता, जुड़वा पैदा होता। ठीक है, भाई दोनों क्या होता, जुड़वा पैदा होता है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण उस वक्त की मौजूदा स्थिति थी। मतलब भाई जो है और वह दोनों एक ही साथ जुड़वा पैदा होता है। भाई कहने का मतलब डर है ना, ये उसके उस समय के मौजूदा स्थिति के कारण वो बोलते हैं। ठीक है, हॉब्स का जीवन संघर्षपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ। ठीक है, और उसने इंग्लैंड का गृह युद्ध 1642 से लेकर 1649 अपनी आंखों से देखा। हॉब्स जो होता है वहाँ का जो गृह युद्ध होता है वो अपने आंखों से क्या करता है, देखता है। ठीक है, और 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई है। 1649 में चार्ल्स प्रथम को क्या दिया जाता है, फांसी का सजा दिया जाता है। और हॉब्स इस घटना से इतना अधिक भयभीत हो जाता है, भयभीत हो गया कि वह फ्रांस भाग गया। मतलब वो इंग्लैंड छोड़ के कहाँ चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। इसलिए वो अपने आप को कहता है कि भाई और वह खुद जुड़वा पैदा होता। भाई मतलब डर के साथ वो जुड़वा पैदा हुआ था, इसलिए वो खुद को बोलते हैं। और 1660 में चार्ल्स द्वितीय की वापसी के साथ हॉब्स इंग्लैंड लौटा। जैसे चार्ल्स द्वितीय फिर से आता है उसी तरह से ये इंग्लैंड वापस आ जाता है। और हॉब्स की मृत्यु जो है 1689 में हो गई। तो हॉब्स का मृत्यु कब होता है, 1689 में। तो हॉब्स की महान रचनाएं, आप तो हॉब्स के क्या क्या रचनाएं थी ये भी देख लीजिए। तो डी सीवेर, डी कॉर्पोरो, लेवियाथन, एल्टीमेंटस ऑफ लॉ, तो ये सब था हॉब्स का महान, मतलब जो रचना किए तो उसमें अच्छा पॉपुलर जो रचनाएं हुए थे ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने की वाली परिस्थिति। हॉब्स को चिंतन में क्या प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गया था। तो देखिए, दो परिस्थिति जो थे जो हॉब्स के विशेष रूप से प्रभावित किया था। उनमें से पहला है कि नवीन खोजों का आकर्षण, मतलब नया खोज करना है। और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए उसके मन में मध्य युगीन दर्शन की
स्कॉलिस्टिक पद्धति के प्रति उत्पन्न हो गई थी। मतलब स्कॉलिस्टिक जो होता है उसके प्रति क्या होता है, मतलब जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होता है उसके प्रति उसके धीरे धीरे उसके प्रति क्या होने लगा था, उनको घिरना पैदा होना, तो वह युग मतलब नवीनतम युग की ओर जा रहा था। ठीक है, उसका सोच है ना, किसका, हॉब्स का, है ना। तो उसे गैलीलियो के गति के नियम बहुत पसंद आए। किसका, गैलीलियो का जो गति का नियम था वो क्या आया था, बहुत पसंद आया था, और उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन का नवीन आधार बनाया। उसे ही वो अपना राजनीतिक चिंतन का क्या होता है, आधार बना लेता है, बेस बना लेता है। ठीक है, और इनके अनुसार उसका यह मत है कि जैसे विश्व अणुओं से बना हुआ है, अणु सदैव गतिशील है और आपस में टकराते रहते हैं, तो उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी सदैव गतिशील होते हैं और वो आपस में टकराते रहते हैं, मतलब आपस में लड़ते रहते हैं। इसी कारण, गतिशील होने के कारण। ये कौन बोलते हैं, ये हॉब्स बोलते हैं। ये था उनका पहला जो स्थिति था जिससे वो प्रभावित हुआ था। अब उनका दूसरा परिस्थिति देखते हैं कि जब वो परिस्थिति था कि इंग्लैंड की जब राजनीतिक दशा, ठीक है, और विभिन्न विचारधाराएं थी कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में सुदृढ़ शासन नहीं था, मतलब इतना अच्छा शासन नहीं था। तो स्टुअर्ट वंश के राजाओं की देवी सत्ताओं का प्रबल प्रतिपादन कर रहे थे। मतलब स्टुअर्ट वंश के जो राजाओं थे और देवी देवता थे, उसका जो सत्ता था वो एकदम प्रबल था। ठीक है, एकदम हाई, मतलब एकदम प्रबल प्रतिपादन करके रहे थे। ठीक है, किंतु उनके अधिकारियों को चुनौती देने वाला दूसरा पक्ष पार्लियामेंट में समर्थकों का साथ था। मतलब पार्लियामेंट जितना भी थे उसमें सब उसी को सपोर्ट करता था। ठीक है, क्योंकि सब उसी का था, तानाशाही चल रहा था, है ना। तो वे प्रजा के प्रतिनिधियों की संसद के द्वारा राजा के अधिकारों को नियंत्रण करना चाहते थे। तो वो जो हॉब्स थे क्या करना चाहते, राजा को क्या करना चाहते, नियंत्रण कर, संसद के द्वारा, है ना, लोकतंत्र के द्वारा, समझ सकते हैं इसके अच्छा लैंग्वेज में। तो ठीक है, तो 1642 में इसी प्रश्न पर गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, जिसके कारण इंग्लैंड में भीषण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब भीषण एकदम युद्ध हुआ, खुद में खुद लड़ाई हुआ, पीट हुआ, गृह युद्ध उत्पन्न हो जाता मतलब 1642 में इसी कारण। ठीक है, तो स्वयं राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया गया था और देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। और इंग्लैंड के ऐसे राजनीतिक वातावरण का प्रभाव हॉब्स की राजनीतिक विचारधाराओं पर बहुत अधिक पड़ा। यही स्थिति कारण दूसरा जो स्थिति था जिसके कारण वो प्रभावित हुए थे। अब देखते हैं हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, देखिए हॉब्स के अनुसार संप्रभु शासक की शक्ति असीमित होती है। क्या होती है, जो संप्रभु होता है उनका शक्ति जो होता है वो असीमित होता है, जो खुद का शासक होता है ना, संप्रभुता का शासक। ठीक है, तो उसका जो शक्ति होता है वो असीमित होता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं होता है। ये था प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत, किसका, हॉब्स का। मतलब कोई भी अगर राजा बन जाएगा तो उसके प्रति किसी का दबाव नहीं, वो अपने मन के अनुसार काम करेगा। ठीक है, और ना ही उसको किसी उत्तरदायित्व के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, किसी के लिए उत्तरदायी के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है ना। और उस पर ईश्वरीय इच्छा, संविधान, प्रकृति, विधि का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मतलब कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। शासक अपने विवेक, सहनशीलता और धैर्य के अनुसार ही कार्य करता है। मतलब अपने बुद्धि से, अपने मन से, धैर्य से वो काम कर सकता है, कोई भी शासक अगर बनेगा तो। ये था संप्रभुता का सिद्धांत में वो अपने ऐड किए थे, कौन, हॉब्स, है ना, कि इस तरह से राजा का होना चाहिए, है ना। और किसी भी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर संप्रभुता का अगर राजा कोई शासक बनता तो कोई उसको बता नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत तात्पर्य यह है कि उसने राजाओं को अपरिमित और असीमित संप्रभुत्व प्रदान करता है। ठीक है, और प्रदान करता है कि और इस कारण व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना होगा। राज्य का जितना भी आदेश होगा सबको क्या करना होगा, पालन करना पड़ता है ना। ये था संप्रभुता के सिद्धांत के अंदर ये अटैच है ना। हॉब्स के अनुसार संप्रभु की उपाधि उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसमें लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। मतलब उसको अधिकार मिलेगा जो उस अधिकार के
काबिल हो, ये कहने चाहता है संप्रभुता का सिद्धांत में हॉब्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हॉब्स के अनुसार संप्रभुता एक सामाजिक संविदा है। ठीक है, और इस संविदा के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। संप्रभुता को हासिल करने के लिए सामाजिक संविदा आवश्यक तत्व है। जो सामाजिक संविदा जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक तत्व होते हैं, और इस संविदा के फलस्वरूप यह अस्तित्व में आया है। तो संप्रभुता जो है संविदा के अस्तित्व में, संविदा के कारण क्या होता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो लेवायथन के अनुसार, लेवायथन में क्या है, क्या कहते हैं, देखिए कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है और उसका आदेश ही उसका कानून है। मतलब जो अगर संप्रभुता में अगर कोई शासक काम कर रहा है तो उसका कार्य जो अगर न्यायपूर्ण होगा, सबके लिए होगा, सबके बराबरी में होगा, और उसका आदेश ही उसका क्या होगा, एक कानून होगा। ये लेवायथन में कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए, लेवायथन के द्वारा एक संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं हो सकता है। ठीक है, वैधानिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। वो खुद से वो क्या करता है, विधि को बनाता है, नियम को बनाता है ना। ठीक है, संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता। तो हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है, पहला देखिए इसमें कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु को असीमित शक्ति और अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और वह सर्वशक्तिमान है। मतलब जो सत्ता पर जो होंगे वह शक्ति असीमित शक्ति और अधिकार के साथ बैठेंगे और वह सर्वशक्तिमान होंगे। और संप्रभु का जन्म संविदा से होता है। संप्रभु का जन्म जो होता है किससे होता है, संविदा से होता है। अतः उसके ऊपर कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, उसकी शक्ति निरपेक्ष है और संप्रभु कानूनों का निर्माण करता और उनको लागू भी करवाता है। ना इस तरह से उसके ऊपर कोई संवैधानिक बंधन होगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी संवैधानिक बंधन भी नहीं होता है। ठीक है, ये था फर्स्ट विशेषता। नेक्स्ट है कि संपत्ति का निर्माण यानी कि कानून अधिकार का श्रेय राज्य की उत्पत्ति के बाद संप्रभु को है। किसको है, संप्रभु के है। ठीक है, और प्रकृति अवस्था में व्यक्ति के पास जो भी कुछ था उस पर उसका केवल आधिपत्य था। क्या था, आधिपत्य था, किंतु उसके ऊपर कोई अधिकार तथा स्वामित्व ना था। मतलब कोई उस पर अधिकार नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि वे उस चीज को इस्तेमाल तो कर सकता था लेकिन उस पर उसका स्वामित्व नहीं हो सकता, मतलब उस पर अपना अधिकार जमा नहीं सकता, सार्वजनिक होता था। ठीक है, और इस तरह संपत्ति पर शासक का आधिपत्य साबित होता था कि वह जब चाहे किसी भी वस्तु को कर आदि वसूल सकता था। जब उसका मन करे तब वो क्या कर वसूल सकता। संप्रभुता में ये इस विशेषता था कि कभी भी टैक्स वसूल सकता था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हॉब्स ने संप्रभु को ही न्याय का सूत्र माना है तथा दूसरे देशों से युद्ध अथवा संधि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इन सब के लिए उसे किसी की अनुमति या आदेश लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब वो संप्रभुता के सिद्धांत में इस तरह से बनाए थे कि वो खुद से कुछ भी कर सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय भी लेवल पे कुछ भी कर सकते, संधि दोस्ती यारी कुछ भी युद्ध सब खुद अपने इच्छानुसार कर सकते थे, कोई भी शासक। ये था संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता। नेक्स्ट देखिए कि संप्रभुता की एक विशेषता यह भी है कि संप्रभुता में प्रयोग में किसी भी भागीदारी नहीं बनाया जा सकता, किसी को भी भागीदारी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा करने से संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, संप्रभुता के अधिकार किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, ना बांटा जा सकता है, ना किसी को ट्रांसफर किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये था संप्रभुता का 4 विशेषताएं जो आप लोगों को हम डिफाइन कर दी। आप लोग लास्ट में निष्कर्ष भी जरूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत जो है वह पूर्ण रूप से अविभाज्य असीमित है। ठीक है, लेकिन हॉब्स निरंकुश से प्रभुता या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन इस कारण से करता है क्योंकि वह इससे सुरक्षा तथा व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। इस तरह से लास्ट में आप लोग आंसर को एंड कीजिएगा। गारंटी मानिए आप लोगों को 20 में 20 मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।